बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी डिस्कशन जो होगी वो रेमिटेंसेस के हवाले से होगी। कमर्शियल ब्रांचेस में रेमिटेंसेस एक बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है और जहाँ तक रेमिटेंसेस का ताल्लुक़ है, रेमिटेंसेस के हवाले से एक मिथ जो है वो बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच्ड होती है। दैट इज़ के रेमिटेंसेस मोस्टली जो होती हैं वो क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन से रिसीव हुई हुई पेमेंट्स को कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को कहा जाता है। द ट्रूथ और द फैक्ट इज़ के इफ़ आई एम ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सेम सिटी में हैं या किसी दूसरे सिटी में हैं, और जो मोड का ट्रांसफ़र का जो बेसिस है दैट इज़ चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या ट्रैवलर्स चेक, उसके थ्रू अगर मैं कोई फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ दूसरे इंडिविजुअल को, तो वो भी रेमिटेंसेस के ही ज़मरे में फॉल करेंगी। अगर हम रेमिटेंसेस को डिस्कस करें कि बैंक्स क्यों रेमिटेंसेस को फैसिलिटेट करते हैं या बैंक्स इसकी सर्विसेज क्यों प्रोवाइड कर रहे होते हैं रेमिटेंसेस की, तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बैंक्स जो हैं वो जानबूझ करके, या बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये उनके इनकम प्रोफाइल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बैंक जो है वो रेमिटेंसेस को फ़रोग़ दे रहा है या रेमिटेंसेस का प्रोफाइल अपना बढ़ा रहा है, तो उसमें जो कमर्शियल बैंक्स की इनकम्स होती हैं वो दो तरह से वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं। जो पहला इनकम का जुज़ होता है वो होता है कमीशन बेस्ड। ऑब्वियसली कोई भी रेमिटेंस जब इशू हो रहा होता है, वेदर इट्स अ पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या ट्रैवलर्स चेक, जो भी अगर हम देखें, तो ऑब्वियसली उसकी एक कॉस्ट होती है जो कस्टमर को पे करनी होती है, और जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस होते हैं जो हर 6 महीने पे चेंज हो रहे होते हैं और बाकायदा पब्लिश किए जा रहे होते हैं, उनमें इनके चार्जेस जो हैं वो रिवाइज भी हो रहे होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली इनके कुछ चार्जेस होते हैं जो कि हर कस्टमर को पे करने होते हैं। अच्छा, जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो इन रेमिटेंसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने अकाउंट होल्डर्स को फैसिलिटी देते हैं कि वो ये रेमिटेंस के इंस्ट्रूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। जैसे कि एक हमारा अलाइड बिजनेस अकाउंट है, लेकिन उसमें ऑब्वियसली एक मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रखना होता है, तो बैंक अपनी कॉस्ट उसके थ्रू कवर कर रहा होता है इन रेमिटेंसेस की इशुएंस के लिए। अच्छा जी, अब नाउ कमिंग बैक के हम रेमिटेंसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जो बैंक्स कमीशन के थ्रू अर्न कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास आता है रेमिटेंसेस के हवाले से, अगर मुझसे रेमिटेंस की फैसिलिटी ले रहा है, मैं उसको इंस्ट्रूमेंट इशू करके दे रहा हूं, तो मैं उसके एवज उससे एक सर्टेन फ़ीस चार्ज करूँगा जो कि मेरी इनकम का हिस्सा है। वो ऑब्वियसली जो फ़ीस मैं ले रहा हूँ वो मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करते हुए एक सर्टेन अमाउंट मेरी इनकम का भी उसमें शामिल होगा। यहाँ पर ये बात भी मैं बताता चलूँ कि जहाँ तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का ताल्लुक़ है, तो स्टेट बैंक की तरफ से जो हमारा रेगुलेटर है, एक इंस्ट्रक्शंस है कि 0.5% या 25 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर, ये याद रखिएगा, मोस्टली जगहों पर लोअर होता है लेकिन यहाँ पर हायर है कि अगर कोई पे ऑर्डर बनवा रहा है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनवा रहा है और उस एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि उसने स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की फ़ीस देनी है उसके ज़रिए, तो वो 25 रुपए से ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं चार्ज की जाएगी। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस फ्लोट की हुई है। ठीक है जी। तो अगेन ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको रखते हैं, लेकिन बाकी ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो रेमिटेंसेस की प्रोड्यूस हो रही होती है बैंक्स की ब्रांचेस में, स्पेशली जहाँ पे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आपकी होती हैं या जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल होता है, तो वो आपकी बैंक्स का जो इनकम है, प्रोफाइल है, उसमें एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर के आ रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें कि दूसरी तरीके से जो ये इनकम को इम्पैक्ट कर रही होती है, तो वो आपके पास फ्लोटिंग बेसिस के ऊपर होती है। फ्लोटिंग इनकम आपकी इस तरह से जनरेट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि गुलशन इकबाल में हबीब बैंक की एक ब्रांच है, ठीक है जी, वहाँ पर लेट सपोज़ दिन में 10 बैंकर्स चेक जो है वो बनते हैं, और 10 बैंकर्स चेक जो है वो 1 करोड़ की मालियत के बन रहे हैं। अगर वो पीर की रोज़ वहाँ के जो भी बीएसओ हैं उन्होंने 10 बैंकर्स चेक बनाए जिनकी मालियत 1 करोड़ रुपए है, तो ऑब्वियसली बहुत कम चांसेस हैं कि पीर वाले ही दिन 10 के 10 आपके बैंकर्स चेक रिसीव हो जाएंगे फॉर क्लियरिंग।
वेयर एज मोस्टली उसमें से ट्यूसडे को क्लियर हो जाएंगे और कुछ जो है आपके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपकी होल्ड में रहेंगे। अच्छा, जब आप बैंकर्स चेक बना रहे होते हैं तो कस्टमर का अकाउंट इंस्टेंटली डेबिट हो जाता है और उसके पैसे आपके इंटरनल अकाउंट में आ जाते हैं। दैट मीन्स कि बैंक हैज़ द प्रिविलेज कि वो उन फंड्स को अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ कर सके जब तक कि उसको एज अ लाइबिलिटी उसके पास है, लेकिन यह है कि ऑब्वियसली जब तक कि उसको पे करने के लिए वो रिसीव नहीं होती इंस्ट्रक्शंस, वो अपने पास उसकी कस्टडी में रहते हैं और उन्हीं के वो कहीं इन्वेस्ट करके फ्लोट इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास जो हैवी फुटफॉल होता है और जो मैंने आपको बताया कि पीर वाले दिन उनको जो है उन्होंने 1 करोड़ मालियत के 10 पे ऑर्डर्स बनाए, ट्यूसडे को 5 रिसीव हो गए, वेडनेसडे को 2 रिसीव हो गए और फिर उसी तरह से हो सकता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो डिले हो जाती है कस्टमर या वेंडर के पास है तो एक लॉन्गर रन के लिए भी आपके पास रहती है। तो वो ट्रेजडी हमारी जो वो करती है कि वो उन फंड्स को ओवरनाइट इन्वेस्ट करके उसके ऊपर एक इनकम जनरेट कर रही होती है। तो ये भी अगर आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर लार्जर नंबर ऑफ़ ब्रांचेस वाला बैंक जिसके हर ब्रांच में जो है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट इशू हो रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं और एक सर्टेन अमाउंट, एक आपका ह्यूज अमाउंट जो है वो आपका इस तरह से इन्वेस्ट होकर के आपकी इनकम में जनरेट कर रहा होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आ रहा होता है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे बेसिकली बैंक्स जो हैं वो रेमिटेंसेस के थ्रू पैसे बना रहे होते हैं। इन्हीं रेमिटेंसेस की जो मकबूलियत है वो कुछ फ़ीचर्स की वजह से है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेफ़ होते हैं। अब जस्ट इमेजिन अ फैक्ट कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते वक्त मुझे अगर 3 से 4 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है तो डेफिनेटली अगर मैं उसको एज अ कैश कैरी करूँगा तो इट विल नॉट बी सेफ। पर प्लस ये कि जो आपके सामने वाली पार्टी है वो भी उसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाहट का शिकार होगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग, देन उसकी जेन्युइननेस के हवाले से थोड़े से बहुत कंसर्न्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चेक जो है वो सामने वाली पार्टी अवेलेबल नहीं उसको फैसिलिटेट करती है या नहीं उसके ऊपर जो है वो एग्री करती है। तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम रेमिटेंसेस यानी कि आप जो पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट आपके जो हैं ये सेफ़ कंसिडर किए जाते हैं और एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ आपकी जो है वो सेटलमेंट होती है। प्रूडेंट होते हैं ऑब्वियसली। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस इसकी बाकायदा होती है जिनको ओबे करते हुए जो है इन्हें बाकायदा बाय लॉ ये आपके अवेलेबल होते हैं। कैरी करना इनको बहुत आसान होता है। तो ये फ़ीचर्स इसके हैं जो इसको काफ़ी ज़्यादा मकबूल बनाते हैं ट्रांजैक्शंस के हवाले से। मल्टीपल बैंक्स जो हैं वो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं रेमिटेंसेस के हवाले से। बहुत ज़्यादा बैंक्स ने जो है वो मेजॉरिटी, अगर आप बैंकिंग फ्रेटर्निटी को देखेंगे तो उन्होंने जो पहले 2 तरह के बना रहे होते थे, पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट। पे ऑर्डर की खासियत ये होती थी कि वो क्लियरिंग के लिए आपके अपने काउंटर पर जिस ब्रांच ने उसे इशू किया हुआ होता था वहाँ पर रिसीव होता था। वेयरएज डिमांड ड्राफ्ट की खासियत ये होती थी कि वो किसी भी अगर फॉर एग्जांपल कराची की ब्रांच से बना है, शार फैसल की ब्रांच से बना है और कोयटा में वो ज़रगून वाली ब्रांच में जो है वो प्रेजेंट होता है, तो वो कोयटा से कराची नहीं आएगा बल्कि वो कोयटा की ही किसी डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर के क्लियरिंग के लिए प्रेजेंट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को क्लियरिंग का वो याद हो तो डिसेंट्रलाइज क्लियरिंग होती थी पहले ज़माने में, तो वहाँ पर होता यही था कि जो ओवरनाइट क्लियरिंग सेम सिटी के होते थे वो तो एक दिन में आपके पास उसके पैसे या क्रेडिट फंड हो जाते थे। वेयर एज आपके जो इंटरसिटी वाले होते थे वो 3 दिन में होते थे। हाउएवर रिसेंटली आपको पता होगा जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स एक्सेप्ट नेशनल बैंक, ज़्यादातर बैंक्स जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं। तो पे ऑर्डर की जो ये खासियत थी वो एक तरीके से या आप कह लें कि डिमांड ड्राफ्ट का जो एक एज था वो ख़त्म होता जा रहा था। तो बैंक्स ने क्या किया कि बैंक्स ने पे ऑर्डर को ऑब्सोलीट कर दिया या पे ऑर्डर की फैसिलिटी ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है उसको अवेलेबल रखा है। ऑब्वियसली पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट में डिमांड ड्राफ्ट के चार्जेस भी ज़्यादा होते थे, वेयर एज डिमांड ड्राफ्ट सर्व ऑल द फैसिलिटीज़ जो कि पे ऑर्डर भी सर्व कर रहा होता था, वेयर एज उसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो फीचर होता था। तो इस तरह से उन्होंने बेसिकली अपनी इनकम का जो अरीना है वो भी बढ़ा दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट अपना एक्स्ट्रा मेंटेन कर रहा हूँ तो उसकी भी एक इंटरनल कॉस्ट होती है जो अकाउंट रिकन्सिलिएशन और एक पूरे मेरे स्टाफ उसके ऊपर मेंटेन हो रहा है। स्टेशनरी मुझे प्रोड्यूस करनी पड़ रही है उसकी, तो फिर वो सारी कॉस्ट भी मेरी कम हो जाती हैं। तो उसी तरह से काफ़ी बैंक्स ने जो है अपना जो पे बिल एट इशूइंग ब्रांच वाला जो चेक होता है उसको ख़त्म कर दिया और उन्होंने जो डिमांड ड्राफ्ट वाला होता है पे बिल एट एनी ब्रांच उसको कंटिन्यू रखा हुआ है।
और दोनों की सीरीज़ में भी अक्सर जो है वो डिफरेंस होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 111 से वो स्टार्ट कर रहा हूँ पे ऑर्डर, तो 222 से स्टार्ट हो रहा था मेरा डिमांड ड्राफ्ट। देन बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट के अलावा एक और एक हमारे पास रेमिटेंस होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, वो CDR है, कॉल डिपॉजिट रिसिट। इसका एक और एक नाम जो यूज़ किया जाता है वो डिपॉजिट एट कॉल, DAC के नाम से भी इसको कंसिडर किया जा रहा होता है। कॉल डिपॉजिट रिसिट की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो इसको इशू की जाती है वो गवर्नमेंट, सर्विंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से या ऑटोनमस के बिहाफ के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो इन डिपार्टमेंट्स के, गवर्नमेंट इदारों के नाम के ऊपर जो है वो उसको इशू करवा रहे होते हैं ताकि वो इसको बेसिकली उन्हीं डिपार्टमेंट में एज अ कंपोजिट वो करवा सकें अपना जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आप कह लें कि बिड या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर उन्हें रिसीव करना होता है तो उसकी एक प्री रिक्विजिट होती है कि आपने उसका एक सर्टेन अमाउंट हमें जमा कराना है ताकि आप कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकें। तो वहाँ पे बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो CDR को यूज़ कर रहे होते हैं। CDR की बात की जाए तो CDR इंडिविजुअल्स के फेवर में भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, CDRs को भी जो है वो क्रॉस्ड में इशू किया जाता है, यानी कि ये सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन हो सकती है। ABC में भी यही यूज़ होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वो बियरर नहीं होते। किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ के ऊपर आप इसको इशू नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अरसलान नामी बंदे का एक अकाउंट है, ठीक है जी, नर्सरी ब्रांच में। तो वो अगर लेट सपोज़ कोई अपना पे ऑर्डर बनवाता है तो उसने लेट सपोज़ बनवा लिया तेसर टाउन का, तो तेसर टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन अकाउंट ऑफ अरसलान बन जाएगा वो पे ऑर्डर। लेकिन अगर अरसलान साहब चाहें कि नहीं असलम का पे ऑर्डर भी वही बनवा लें, क्योंकि असलम साहब को जब पे ऑर्डर प्रेजेंट करेंगे तो उनको ऑन अकाउंट ऑफ में असलम का नाम आना चाहिए, तो ऐसा उनके अकाउंट से पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, जहाँ तक CDR का ताल्लुक है, ये जो है पेबल एट इशूइंग ब्रांच यानी कि पे ऑर्डर वाली कैटेगरी पे चलता है, पे ऑर्डर वाली नेचर होती है इसकी। लेकिन सिंस अगेन यहाँ पे जहाँ तक सेंट्रलाइज क्लियरिंग का मैं आपको हवाला दूँ तो सेंट्रलाइज क्लियरिंग की वजह से ये भी इंटरसिटी में नहीं आते, ये वहीं डेजिग्नेटेड ब्रांच में क्लियर हो जाते हैं। पे ऑर्डर जो, क्योंकि अब ज़्यादातर बैंक जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, तो इनके ऊपर हैंड रिटेन मैनुअल इंफॉर्मेशन करना और स्टैंप लगा देना वो कानूनन मना है।